हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट की करवाती हूँ पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है और यहाँ पर आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसी तैयारी से आपके सेट की एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और कुछ नए कॉन्सेप्ट लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि 2023 में आपके 3 बार एग्जाम हो चुके थे यूजीसी नेट के। तो इस तरह से नए नए कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा रहे हैं और इन्हीं नए कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप पूरी देखिएगा, लेकिन हर दिन हम ऐसे ही कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, पीवाईक्यूज भी करते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपकी पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, दिसंबर 2023 में। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, अभी जो इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, इसमें आपके पूछे गए हैं पीओपी से संबंधित, मतलब परसिस्टेंट ऑफ पॉल्यूटेंट से संबंधित, लेटेंट लर्निंग से वाटर कैटेगरी, ठीक है, एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन और लीचर्स। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है ऐसा अधिगम जिसमें एक नया व्यवहार अर्जित किया जाता है किंतु जब तक इसे पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है तब तक ये प्रदर्शित नहीं होता है, इसे इस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर लर्निंग का नाम पूछ रहा है। तो ये देखिए, इस तरह की जो लर्निंग होती है ना, कि नया व्यवहार अर्जित किया जाता है लेकिन रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है तब तक ये प्रदर्शित नहीं होता है। मतलब ये क्या है कि ये छुपा हुआ रहता है, हिडन फॉर्म में रहता है। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या है, इसके बारे में यहाँ देखिए, लेटेंट लर्निंग जो है जो बिना किसी मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट के होता है। ठीक है, मतलब लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन तभी आएगा जब आप मोटिवेटेड होकर सीखने की क्षमता रखते हैं, सीखने की एक चाहत होती है, तभी व्यक्ति सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन का होना या रीइंफोर्समेंट, मतलब सीखने के बदले उसको कुछ पुनर्बलन दिया जाए, तो इस तरह से यहाँ पर तभी जो है सीखने की क्षमता जागृत होती है। लेकिन इस तरह की लेटेंट लर्निंग में यहाँ कोई भी मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट नहीं होता है, लेकिन बाद में जब वो सीख लेता है तो प्रोत्साहन मिलने पर उसमें वो चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। और इसकी जो खोज की थी ये टॉलमैन ने की थी। टॉलमैन ने अपने चूहों पर प्रयोग किया था और इन्होंने ही लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। जो इनकी थ्योरी थी, इसी को टॉलमैन्स की चिन्ह अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, तो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है लेटेंट लर्निंग के बारे में यहाँ बात की गई है। दूसरा हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने कई बार देखा कई शिफ्ट में यहाँ पर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से पूछा गया है। ठीक है, तो परसिस्टेंट ये क्या है, तो देखिए ये क्या है, एक दीर्घकालिक और दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है। मतलब अगर हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो एक जहरीले रसायन है जो पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक है, और जीवों में जैव संचय करते हैं। इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन कराए थे। तो ये दिसंबर की शिफ्ट में 6 दिसंबर को भी क्वेश्चन आया था और इस तरह से 2-3 शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। यहाँ पर ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पीओपीज जिसको कहते हैं, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। इनमें कुछ जैसे कि कीटनाशक होते हैं, औद्योगिक रसायन होते हैं, पीसीबी, ये सारी चीज़, डाइऑक्सिन वगैरह हैं, ये आपके पीओपीज मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देख लीजिए। पर्यावरण में दीर्घकाल तक उपस्थित होते हैं और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सजीवों के जो भी लिविंग ऑर्गन्स होते हैं इनके फैटी एसिड में मतलब स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके क्षेत्र कहाँ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आर्कटिक तक, अक्सर खाद्य जाल में संचित होते हैं। और तो यहाँ पर देख लीजिए इनमें कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो जो दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उदाहरण है, इसमें डाइऑक्सिन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स, पीसीबीज, फ्यूरॉन, ऑर्गेनोक्लोरीन, कीटनाशक, है ना। तो लेकिन इसमें क्या है, वीओसीज जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पीओपीज के में नहीं आते हैं वीओसीज। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित। और यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए किस तरह से पूछा गया है। इसमें कह रहा है जो दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों
मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो है पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके संबंध में कौन से यहाँ पर कथन सही हैं। तो देखिए ये क्या है, ये अत्यधिक व्यापक है और उष्ण कटिबंध से आर्कटिक तक मौजूद है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। और यहाँ पर ये अक्सर खाद्य जाल में संचित होते हैं, ठीक है, ये वाला भी सही है। ये वाला आपका इसमें ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो VOCs होते हैं ना, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसमें नहीं आते हैं, है ना। उसके बाद देखिए ये लौह बंधकों के रूप में और निर्गंधी कारक, है ना, फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं, ठीक है, न चिपकने वाले और इस तरह से दाग रोधी उत्पादों में POP के रूप में इनको श्रेणीबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं A, B, D और E। तो ये हो गए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब एक प्रदूषक ही हैं जो कि वातावरण में रहते हैं और जहरीले होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से होते हैं इनके नाम मैंने आपको बता दिए, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, इसी का ही जो प्रश्न है ये भी आपका पूछा गया था, इसमें नाम पूछे गए हैं कि कौन कौन से जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो इसमें डाइऑक्सिन्स होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन PCBs, ठीक है, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, फ्यूरॉन्स। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का जो यूज़ होता है ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है और जो है हेल्थ केयर वगैरह में भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स नहीं होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, बाकी सारे इसमें होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को राइट करेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन के पैटर्न हैं ये किस तरह से पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर मैचिंग करना है आपको। अब मैचिंग में बहुत इजी सवाल है, लेकिन अगर नहीं भी ज़रा भी कुछ आता है तो हमारे लिए वो भी टफ हो जाता है ना। तो इसमें आप देखिए नॉर्मल वाटर की कैटेगरी pH वैल्यू के अकॉर्डिंग देखनी है आपको, रेन वाटर, एसिड रेन वाटर और ओशियन वाटर। इसमें मैंने आपको बताया है ना कि देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी होती है यहाँ पर होती है ऐसे, यहाँ पर मतलब 7 होता है, फिर 7 से बढ़ के होता है और 0 to 7 और 7 से अधिक, है ना, 7+। तो इस तरह से 7 जो है बीच में होता है और ये 7+ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है 0 से मतलब 0 से जो 7 है ना कम, 0 से जो 7 मतलब 7 से जो कम होगा वो आपका एसिडिक हो जाता है, और 7 पे आपका न्यूट्रल वाटर होता है, ठीक है, प्लेन वाटर, और उसके बाद 7 से जो अधिक होता है ये बेसिक होता है, एल्कली जिसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पर अब इसकी कैटेगरी को देख सकते हैं। जो सामान्य जल होगा नॉर्मल वाटर वो किस में होगा, 7 की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर इससे होगा। रेन वाटर किस में होगा, तो 5 to 6 होगा, है ना, ये आपका इसमें आ जाएगा। एसिड रेन और ओशियन, एसिड रेन में आपका लेस देन 5 होगा, है ना, ठीक है, और ओशियन वाटर जो महासागरीय जल होता है ये इसमें क्या होती है, सॉल्ट की अधिकता होती है, तो मतलब एल्कली होगा, ये यहाँ पर ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप देखिए जो हम लोग बात करेंगे एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन सभी लोग जानते हैं कि मेटा कम्युनिकेशन क्या है, संचार के बारे में संचार, ठीक है, मतलब जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं उसके बारे में और एडिशनल क्या चीज़ कही जाती है वो है मेटा कम्युनिकेशन। अब इसमें भी पूछा जा रहा है एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इसमें देखिए इसको करने के पहले आपको ये जानना चाहिए कि मेटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेटा कम्युनिकेशन का मतलब है बात, मतलब टॉकिंग अबाउट टॉकिंग, मतलब कम्युनिकेशन के बारे में भी कम्युनिकेशन करना, है ना। जैसे कि हम चर्चा करें कि हम कैसे संचार कर रहे हैं, तो ये मेटा संचार हुआ। एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन जब हम जो है डायरेक्ट कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि आइए बात करें हम कैसे बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है चीज़ों को, है ना। जैसे कि जब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हैं और कोई कहता है कि हमें लगता है कि हमको अपने कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, तो ये तो हो गया जो है मतलब ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन में क्या होगा कि कोई इस तरह से कहे कि हम रेगुलर चेक इन सेट करें, मतलब एक रेगुलर हम अपना रूटीन रखें, एक अपना टाइम टेबल रखें और उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन को जो है इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है, ये हो जाता है मतलब एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन, जो एडिशनली मतलब डायरेक्ट एड्रेस करता है चीज़ों को।
जैसे कि अब इसमें कह रहा है कौन से उदाहरण हैं, तो देखिए साइलेंट रिमोर्स ये नहीं होगा, अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट ये भी नहीं है, है ना, ये सारे आपके नॉन वर्बल में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन जो क्षमा याचना के बारे में बात करेगा, एक्सक्यूज करेगा, एक्सप्लेनेशन करेगा, मतलब और ज़्यादा कहने की, डायरेक्ट आपसे बात करने की जो है यहाँ पर चीज़ें कही जा रही है कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है ना। तो ये हो जाती है आपकी एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि संचार को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि प्रकट और गुप्त, है ना। तो प्रकट वे जो हम कहते हैं और हम स्पष्ट कह सकते हैं, ठीक है। गुप्त मतलब जो कि आप इशारों में कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अगला जो आपका टॉपिक पूछा गया है ये है लीचेट्स। लीचेट्स क्या हैं, तो पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि लीचेट्स क्या हैं। तो ये देखिए कॉन्टामिनेटेड लिक्विड ड्रेनिंग फ्रॉम लैंडफिल्स, ये क्या है, एक दूषित द्रव होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं क्या चीज़ें हैं। लीचेट्स ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो किसी ठोस पदार्थ के माध्यम से रिसते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, रास्ते में घुले हुए निलंबित पदार्थ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इनको उठा लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो लैंडफिल्स में ठोस अपशिष्ट से गुजरते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अगर इनको ठीक से जो है इनको नहीं मतलब हटाया जाता है तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो किसी ठोस पदार्थ के माध्यम से रिसते हैं और रास्ते में घुले हुए या जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि जो है वहाँ पर एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेंगे उनको उठा लेते हैं। तो लीचेट्स क्या हो, एक तरल पदार्थ है ना, जिसमें यहाँ पर ये कह रहा है ना कि कचरा भराई से स्रावित दूषित द्रव, कंटामिनेटेड लिक्विड ड्रेनिंग फ्रॉम लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होते हैं, एक डिजेनेटेड एरियाज जहाँ कचरे को भूमिगत, है ना, जमीन के नीचे उसको डिस्पोज किया जाता है, मतलब और उसका निराकरण यहाँ पर किया जाता है, मतलब जमीन के अंदर उसको एक तरह से दबा दिया जाता है जिससे कि वो पर्यावरण पे अपना इफेक्ट ना डाल सके, ठीक है। तो ये लैंडफिल्स ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ कचरा और ये सारी चीज़ों को अंदर डंप कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से कचरा भराई से स्रावित दूषित द्रव होते हैं लीचेट्स, निक्षालक, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं निक्षालक कचरा भराई से स्रावित दूषित द्रव हैं। जैसे कि आप खेती में भी देखते हो ना, जब हम फार्मिंग करते हैं तो यहाँ पर एक जो है मतलब जो कृषि का, जिसको कहना चाहिए खेती का ही एक प्रोसेस होता है जिसको लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा और सिंचाई के कारण पानी में घुलनशील पौधों के पोषक तत्वों की मिट्टी से हानि लीचिंग कहलाती है ना। जो भी चीज़ें उसमें जो अच्छे मतलब उनके लिए जो बढ़िया मतलब पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, घुलनशील पौधों के पोषक तत्वों की मिट्टी से हानि, जो मिट्टी से हानि होती है मतलब वो उसमें चले जाते हैं, जो पौधों के पोषक तत्व होते हैं, इसी को लीचिंग कहलाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस होता है निक्षालक, मतलब जो लीचेट्स के बारे में बात हो रही है, लीचिंग तो एक प्रोसेस हो गया कि उसके पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाया कैसे जाए, है ना। तो ये खेती वगैरह में यूज़ होता है। लेकिन लीचेट्स क्या हैं, ये एक जो है तरल पदार्थ हैं जो कि यहाँ पर जो भी अगर कोई पार्टिकल्स वगैरह मिलते हैं वो मतलब बहते रहते हैं और उससे में वो उनको बीच में ही रोक लेते हैं, है ना। अगर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो कि अगर वो रह जाते हैं सॉलिड पार्ट में तो एनवायरनमेंट को जो है हार्मफुल इफेक्ट पहुँचाते हैं। तो इस तरह से ये लीचेट्स जो हैं यहाँ पर इसको जो है मतलब यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स के लिए एक लिक्विड का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपसे सवालों के द्वारा पूछे जा रहे हैं ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से, बाकी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो उसमें आपको पूरे के पूरे जो अभी न्यू कॉन्सेप्ट है सारे मैं आपको हर यूनिट के अलग अलग दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी चीज़ें अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।